हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति। और इसमें हमने प्रश्नावली 1.1 की थी और थ्योरी वाला पार्ट सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो चलो शुरू करेंगे। आज हम प्रश्नावली 1.2, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं आपके पास, वो सभी संख्याओं का संग्रह है। वास्तविक संख्याएं जो है वो क्या है, आपके पास सभी संख्याओं का संग्रह है। तो उसमें कौन सी संख्या आएगी आपके पास? उसमें वो प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या के अंदर ही होती है, सम संख्या भी प्राकृतिक संख्या के अंदर ही होती है, विषम संख्या भी, भाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, अगर हम बात करें तो हमने पहला क्वेश्चन सीखा था कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। तो इन सभी के बटे में मैं अगर एक लिख दूं तो ये सारी क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। इसके अलावा -1, इसके बटे में भी मैं एक लिख सकता हूँ। आपके पास -2 है तो सबके बटे में मैं एक लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो सारे पूर्णांक है वो आपके पास परिमेय संख्या है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपके पास और कौन सी संख्याएं होगी जो इनके अलावा, पूर्णांक के अलावा, इनके अलावा आपके पास हो सकता है पाई हो, एक्सपोनेंट फंक्शन हो, √5 है, √7 है। तो कुल मिला के जो वास्तविक संख्याएं हैं वो संग्रह है किसका? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल सही है, ये आपके पास सत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने इसमें लिखना है सत्य, क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि परिमेय संख्या, यहां लिख देता हूं मैं, चलो इसको यहां लिख देता हूं मैं। पहला आपके पास सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, संख्याओं का संग्रह है, संग्रह है। तो आपको पता चला होगा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं आपके पास वो किसका संग्रह है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के। मैंने बोला आपको कि जो पूर्णांक होते हैं आपके पास, पूर्णांक में आपके पास ऋणात्मक संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे पूर्णांक है। तो यहां से परे तो ये आपके पास क्या हुए? पूर्ण संख्या हुई। और पूर्ण संख्याएं क्या मान सकते हैं आप पूर्ण संख्याओं को? कि इसके अंदर आपके पास प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी, प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, सम संख्या भी शामिल है, विषम संख्या भी शामिल है, भाज्य संख्या भी शामिल है और अभाज्य संख्या भी
शामिल है। और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो आपके पास ये कुल मिला के ये सारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ये कुल मिला के इसको क्या बोलेंगे आप, पूर्णांक बोलेंगे। और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है आपके पास, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं हो उसके बटे में हम एक लिख देंगे और ये क्या बन जाएगी, p बटा q के रूप में आ गई। और ये सारी क्या होगी आपके पास, परिमेय संख्या होगी, यानी कि पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। और प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सारा इसी के बीच है ये। अब इसके अलावा जो संख्या बचती है वो आपके पास अंडर वाली संख्या बचती है, जैसे अंडर 2, अंडर 3, आपके पास पाई है और ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो इनको क्या बोलेंगे आप, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो आपको पता चला कि जो वास्तविक संख्या है वो संग्रह है किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी समस्याओं के लिए हमेशा यहाँ पे प्रयास करूंगा कि आपके कोई भी डाउट ना रहे और आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाए, आपको टफ ना लगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है जहां पे m एक प्राकृतिक संख्या है। जहां पे m क्या है आपके पास, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, यहाँ देख लो आप, और एक संख्या रेखा बना देता हूं मैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये आपके पास एक संख्या रेखा रहेगी। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता है, बीच में 0 होगा और आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो -1 मान लेते हैं यहाँ पे, -2, -3 और -4। और इधर को आपके पास रहेगा 1, 2 और ये 3, ये बराबर डिस्टेंस पे रहेगा आपके पास। तो मैं इतना ही ड्रॉ करता हूं। तो ये आपसे बात करता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपने यहाँ ध्यान देना है कि यहां से इधर ये तो चलो मान लिया कि ये प्राकृतिक संख्या, इसका अंडर भी आप ले लेंगे, परंतु ये वाली जो संख्या है आपके पास -1, -2, -3, -4, ये आपके पास प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये क्या है आपके पास, कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि आपने यहाँ पे लिखना है क्योंकि अंडर 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये ऋणात्मक संख्या जो है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु परंतु यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे परंतु किसी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, नहीं है। तो मान लिया कि जैसे कि अभी संख्या रेखा मैंने दर्शाई है आपके पास, तो मैं बात करता हूं कि अंडर 1 हो गया, मान लो अंडर आपके पास 4 हो गया, अंडर आपके पास कितना हो गया, 9 हो गया, अंडर आपके पास 16 हो गया। क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल आपके पास 3, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है। अंडर 16 का वर्गमूल 4, इसी तरह 25 का वर्गमूल आपके पास 5, अंडर 36 का वर्गमूल आपके पास 6। तो सारे जो वर्गमूल आ रहे वो आपके पास एक प्राकृतिक संख्या मिल रही है आपको, ये सारी प्राकृतिक संख्या है, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं।
ये और ये सारे जो अंक होंगे ये संख्या रेखा पे होंगे। अभी आपने देखा 1 2 3 4 5 6, आप मैंने आपके राइट साइड को लिखा था संख्या रेखा पे। परंतु कोई भी संख्या यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसका वर्गमूल आपके पास क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये कथन क्या है आपके पास, असत्य है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये भी आपके पास असत्य रहेगा। ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, ये पूछा है आपसे। क्यों है ये असत्य, क्योंकि आपने लिखना है क्योंकि आपने अभी सीखा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें कौन सी होती है, परिमेय संख्या भी होती है और आपके पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो आपके पास जो वास्तविक संख्या है वो संग्रह है किसका, वास्तविक संख्या है, उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। वो अपरिमेय संख्या के अलावा परिमेय संख्या भी होती है उसमें वास्तविक संख्या में, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखना है क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या के अलावा, अपरिमेय संख्या के अलावा, अलावा परिमेय संख्या का संग्रह भी है, परिमेय संख्या का संग्रह भी है। तो आपको समझ आया होगा कि जो वास्तविक संख्या होती है ना केवल अपरिमेय संख्या होती है उसमें, बल्कि उसमें क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या में दो संख्याओं का संग्रह मान सकते हैं आप, क्योंकि परिमेय संख्या के संग्रह में क्या होगा, आप सारे पूर्णांक होंगे और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या होगी और पूर्ण संख्या के अंदर आपके पास प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, सम संख्या भी होगी, विषम संख्या भी होगी, भाज्य संख्या भी होगी और अभाज्य संख्या भी होगी। तो कुल मिला के आपने इतना याद रखना है कि जो आपके पास वास्तविक संख्या है वो संग्रह है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का। तो चलो मूव करते आगे। अगर कोई इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करो आप। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो कोई ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चलो यहाँ पे इसको इजीली करेंगे हम। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों की। तो हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपके पास शून्य होगा, यहाँ पे आपके पास शून्य होगा, सबको पता है यहाँ पे शून्य होगा और इधर को ऋणात्मक संख्याएं होती है। उससे हमें अभी ज्यादा लेना देना नहीं है, हम धनात्मक साइड की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बात करी है कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो इससे आगे अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन सभी के आपने वर्गमूल लेने हैं और ये बताना है कि क्या इन सभी के वर्गमूल आपके पास अपरिमेय है, और अगर किसी का परिमेय है तो वो बताना है आपने। यहाँ पे बोला है कि क्या इन सभी के जो आपके पास वर्गमूल है वो आपके पास क्या अपरिमेय संख्या मिलता है। तो मैं 1 का वर्गमूल लूंगा, वैसे मैं √2 लेता हूँ, √3 लेता हूँ, √4 लेता हूँ, सबके ऊपर मैं वर्गमूल लगा रहा हूँ, √5 ले रहा हूँ, √6 ले रहा हूँ, √7, √8 और √9।
तो हमें पता है कि एक का वर्गमूल आपके पास किसके बराबर आता है, एक के बराबर आता है। इसका छोड़ दो, अंडर रूट 4 का वर्गमूल किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है आपके पास। 4 का वर्गमूल 2 होता है। और इसी तरह आपके पास 9, चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर को लिख लेता हूं, अंडर रूट 4 इधर को लिख लेता हूं मैं, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, सबके ऊपर वर्गमूल लगा दो, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9। तो आपने 8th क्लास में जरूर सीखा है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 1 का वर्गमूल कितना आएगा आपके पास, ये तो 1 का आएगा। 2 का वर्गमूल आपको पता नहीं है, 3 का भी नहीं पता है, पर 4 का वर्गमूल आपको पता है, कितना आता है, 2 आता है। और इसी तरह अंडर रूट 9 का वर्गमूल आपके पास कितना आता है, 3। तो इस 1, 2, 3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2/1। सेम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, 3/1। और ये बटे में आ गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपके पास एक परिमेय संख्या हुई। तो जो सारे धनात्मक पूर्णांक है, जो ये बचा आपके पास, ये वाले बचे, ये वाले, ये तो आपके पास अपरिमेय संख्या है। ये भी आपके पास सारी अपरिमेय संख्या है। परंतु इसके अलावा जो ये है आपके पास, ये क्या होगी, आपके पास परिमेय होगी। ये आपके पास परिमेय संख्या होगी। और ये वाली भी आपके पास क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। और ये वाली भी आपके पास परिमेय संख्या होगी। और जो इसके अलावा जो बची वो आपके पास क्या है, उस इसके अलावा जो ये वाली संख्या बची वो क्या है आपके पास, परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। और ये भी क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्याएं हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ समझ आया होगा आपको। मैं एक बार ये पुनः समझा देता हूं आपको कि संख्या रेखा पे धनात्मक पूर्णांकों की बात करिए, तो मैंने आपकी धनात्मक साइड ली है संख्या रेखा की। अभी ये बात कर रहा है कि इसका जो प्रत्येक पूर्णांक है, वो आपकी, इसका अगर वर्गमूल आप लोगे तो क्या वो आपके पास परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो अगर कोई परिमेय है तो वो भी बताना है, अपरिमेय है तो वो भी बताना है। तो सबके ऊपर मैंने वर्गमूल लगाया, और सबके ऊपर वर्गमूल लगाया तो मुझे पता चला 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, जैसे कि हमने 8th क्लास में सीख रखा है। इसके अलावा अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है, इसका वर्गमूल हमें पता नहीं है। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी आपके पास, अपरिमेय संख्या होगी। तो जो सारे धनात्मक पूर्णांक है आपके पास, उसका जब वर्गमूल लोगे तो उसमें से कुछ आपके पास परिमेय संख्या होगी और कुछ अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसका आपके पास वर्गमूल पता होगा। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसका आपको वर्गमूल पता नहीं होगा। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला दूसरा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, परंतु जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 किस प्रकार निरूपित होगा। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, और संख्या रेखा पे आपको सिर्फ अभी तक पूर्णांक ड्रॉ करने आते थे, हाँ सिंपल, कि 1, 2, 3, 4, 5। वर्गमूल वाला आपको पता नहीं था। वो आज हम सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल वाली संख्या को भी आप ड्रॉ कर सकते हो संख्या रेखा पे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें पिछली क्लास की भी याद करनी पड़ेगी। वहां पे आपने पाइथागोरस प्रमेय सीखा था, पाइथागोरस प्रमेय। और मुझे उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। इसमें क्या था, आपके पास जो कर्ण का वर्ग है वो आपके पास आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस ने दी थी, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय आपके पास। अब आपने यहाँ पे इस अंडर रूट 5 को इस संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे भाई,
तो सबसे पहले यहाँ पे आपने बराबर गैप लेने हैं, 1, 2 और 3। इससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, 4। परंतु अभी आपने इस अंडर रूट 5 को देखना है कि अंडर रूट 5 कैसे बनेगा आपके पास, ये अंडर रूट 5 कैसे बन सकता है। अगर बाय द वे मैं मतलब 5 कैसे बनेगा, पहले तो आपने 5 देखना है कि 5 कैसे बनेगा। तो मैं अगर ये 2 ले लेता हूं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपके पास, 4 हुआ, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो कितना हुआ ये आपके पास, 5 हुआ। तो इसको जो आपके पास दिया है अंडर रूट 5, इसको आपने कर्ण मान लेना है, मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मान लेनी है कि मान लो, चलो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लो ये एक त्रिभुज मान लो, और आपको सबको पता है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं आप, कर्ण बोलते हैं। तो यहां मान लेते हैं ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी। ये आपको पता है ये कर्ण है, और ये आपके पास लंब है, और ये वाला आपके पास आधार है। अच्छा, तो ये जो आपको दिया है अंडर रूट 5, इसको आप ये मान लो ये कर्ण। तो ये कैसे प्राप्त होगा, जब आधार आपके पास 2 होगा और लंब आपके पास 1 होगा, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको। तो ये अंडर रूट 5 मान लो इसको। अगर पाइथागोरस प्रमेय में इसको रखते हो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, आधार का भी वर्ग और लंब का भी वर्ग। तो यहाँ पे आधार कितना है आपके पास, अगर मैंने 2 माना आधार, 2 का वर्ग, और लंब माना मैंने 1 का वर्ग, तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास कर्ण का वर्ग। तो ये बनेगा 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो कर्ण का वर्ग क्या बन गया आपके पास, ये बना 4 + 5। तो कर्ण का वर्ग क्या है आपके पास, 4 + 1 यानी कि 5 आया। और कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए आपको, क्या निकालना, आपने कर्ण निकालना है, तो वर्ग पार को जाएगा और इसका बन जाएगा वर्गमूल। तो यानी कि कर्ण कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 5। तो इस तरह प्राप्त होगा ही आपको अंडर रूट 5। तो अब आपने क्या करना है, आधार पे आपने 2 यूनिट लेने हैं, तो 2 यूनिट कहां से कहां हुए, यहां से यहां हुए, यहां से यहां को हुआ आपके पास 2 इकाई। अब आपने लंब कितना लेना है, लंब अगर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो लंब ड्रॉ कैसे होगा, तो मैं लंब ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे लंब ड्रॉ कैसे होगा, आपने 2 पे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास लंब आ गया, और आपने इसकी ऊंचाई उतनी लेनी है जितना ये लिया है, फिर आपने इसको मिला देना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास कर्ण। ये ऊपर को 1 यूनिट हुआ आपके पास, ऊपर को आपके पास 1 यूनिट हुआ, इधर से इधर को 1 यूनिट हुआ आपके पास, ये 1 इकाई, 1 इकाई इधर को हुई और 2 इकाई इधर को हुई। और जब आपने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो ये बन गया अंडर रूट 5। तो ये आया आपके पास, इसको मान लो क्या, इसको नाम दे देते ए, बी और सी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ जाए, परंतु ये चीज आपने नोट करनी है अपनी रफ नोटबुक पर, और बार बार अभ्यास जरूर करना है। अभी आपके पास जो ये आया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 जो आया आपके पास वो इधर को आया, ये सी ए अंडर रूट 5 आया। परंतु आपको ये तो संख्या रेखा नहीं है, ये आपको इधर दर्शाना पड़ेगा। तो आपने कंपास का यूज करना है, यानी कि प्रकार का उपयोग करना है, और सी पे रखना और ए के बराबर खोलना है। आपने क्या करना है, सी पर प्रकार रखना है और ए के बराबर खोलना है, और ऐसे एक चाप लगा देना है। और ये चाप जहां मिलेगी ये क्या होगा आपके पास, अंडर रूट 5 होगा। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, अंडर रूट 7 दिखाना हो, अंडर रूट 8 दिखाना हो, अंडर रूट 5 तो आपने दिखा दिया, अंडर रूट 3 भी आप इसी तरह कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि अंडर रूट 5 संख्या रेखा पे यहाँ आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अंडर रूट 5 यहीं क्यों आया, ये 3 से आगे क्यों नहीं आया, या 2 से आगे क्यों नहीं आया। तो आपको पता है कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास 2, और अंडर रूट 5 का वर्गमूल जो होगा वो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि 2.12 इस तरह का कुछ हो सकता है। तो 2.12 तो यही होगा। तो ये जो 3 होता है वो 3 आपके पास किसका वर्गमूल है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल है आपके पास 3। तो परंतु ये आपने दिखाना किसको है, अंडर रूट 5 को दिखाना है। तो ऑब्वियस है ये किसके अंडर रूट जो 3 है 3 से बहुत कम होगा और 2 के पास होगा, क्योंकि ये अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 इकट्ठे इकट्ठे है। तो इसकी वैल्यू लगभग इसके आसपास होगी, आधे से भी कम होगा ये इधर को। अगर मान लो आधा यहाँ पे है तो आधे से भी बहुत कम होगा इधर को। और ये एग्जैक्ट कब बनेगा आपके पास, जब आप इसके लिए प्रकार का उपयोग करोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी एक बार मैं यहाँ और बता देता हूँ आपको कि अंडर रूट 5 अगर आप ले रहे हो तो अंडर रूट 5 आपने कर्ण मान लेना है। और अंडर रूट 5 किस तरह बनेगा वो आपने यहाँ पे पाइथागोरस में हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। कि अगर आधार में 2 ले लेता हूँ मान लो, तो 2 का वर्ग हो गया 2, 2 का वर्ग हो गया 4, और फिर 4 में क्या जोड़े कि 5 आए तो 1, 1 का वर्ग लेने पर ही 1 मिलेगा आपको। तो 4 और 1 हो गया 5। अगर आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से आधार भी 2 ले लेते हो और लंब भी 2 ले लेते हो तो दोनों का वर्ग कितना है, दो 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 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, तो ये आएगा आपके पास 8। परंतु ये नहीं आया आपके पास। तो आप इस तरह उपयोग कर सकते हो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का। तो इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे, इतना बड़ा वो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो अंडर रूट 5 पूछा है आपसे उसको कर्ण मान लेना है, और आपने ये ज्ञात करना है कि अंडर रूट 5 आपको किस तरह प्राप्त हो सकता है। और फिर उसके लिए आपने अंडर रूट 5 जो दिया है आपको उसको आपने कर्ण मान लेना है, और बाकी जो बचेंगे वो आधार और लंब हो गए। जैसे यहाँ पे आधार आपके पास क्या था, यहाँ पे आधार आपके पास 2 का वर्ग था, यानी कि 2 था, और लंब 1 था। तो आपने संख्या रेखा पर 2 इकाई इधर को ले लेनी है और 1 इकाई लंबवत ले लेनी है। 2 इकाई पता लग गया आपको कि 2 इकाई ले लेनी है। तो वहां पे आपने एक लंब खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और ऊपर को 1 इकाई लेनी है। मतलब ये ध्यान रखना है आपने कि जितना गैप 1 इकाई के बीच है उतना ही यहाँ भी गैप बराबर होना चाहिए और ऊपर को भी, तभी ये एग्जैक्ट आपके पास बनेगा। और फिर आपने ये मिला देना है ऐसे को, सी और ए को, और फिर सी पे आपने कंपास रख के यानी कि प्रकार रख के ए के बराबर खोलना है, और इधर को आपने एक चाप लगा देनी है, वो यहाँ पे संख्या रेखा पर कट होगी। और ध्यान रहे कि इकाइयां जो है मतलब इनके बीच का गैप जो बराबर रखना है आपने। और अगर छोटा बड़ा हो गया तो आपके पास ये सही नहीं बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई समस्या रहेगी तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।